ओके, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन क्वोशिएंट। ओके, रेस्पिरेशन क्वोशिएंट का हम लोग एक और नाम से दैट इज आर क्यू वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर क्यू वैल्यू। ठीक है, रेस्पिरेशन क्वोशिएंट क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं दैट इज वी कैन से रेशो ऑफ इवोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम ऑक्सीजन। नई बात समझ में आई? चलो मैं एक देखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आर क्यू इज इक्वल टू CO2। CO2 हमारे पास जो है इवोल्व्ड एंड O2 कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसे हम लोग आर क्यू वैल्यू बोलते हैं। अब कहने का मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है हम जानते हैं। अगर सिंपल इक्वेशन की बात करें तो जो C6H12O6 है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की यूज होता है और ऑक्सीजन यूज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी और ये चीज़ें प्रोडक्शन होती है। ओके, रेस्पिरेशन का जो मेन मकसद है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कहाँ हो रहा है? इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का और ऑक्सीजन के कंज्यूम होने का जो रेशो है उसे हम आर क्यू वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेशो जितना भी होता है जो हम लोग निकालेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमारे पास जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज C6H12O6। ओके, और ये हमारे पास प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें क्या है, अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और इससे एनर्जी निकल, यहाँ पर हमारे पास मैटर एनर्जी का नहीं है, हमारे पास कंजप्शन और इवोल्व जो हो रही है उसका है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और कितना कार्बन ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है 6, तो इसकी आर क्यू वैल्यू क्या होगी हमारे पास? दैट इज 6 जो है इवोल्व हो रहा है और 6 ही जो है कंज्यूम हो रहा है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इसे हम अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग जो है उनके रेस्पिरेशन से हम आंकते हैं, तो अपने को आर की वैल्यू जो है सबके अलग अलग दिखाई देगी और अलग अलग मिलेगी। और भी एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, फैट का एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, तो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं देख रहा हूँ दैट इज़, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, C5H98 और ये है ट्राइपाल्मेटिन। इसको रब कर दूं पहले। क्या है हमारे पास? C51 H98 एंड O6। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस 145 O2 इज इक्वल टू 102 CO2, जो कि हमारे पास NCERT का एग्जाम्पल ही, मैं और कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा, NCERT का एग्जाम्पल ही, प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी, है ना। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो आप लोग, ये हमारे पास है जो कि ट्राइपाल्मेटिन। ट्राइपाल्मेटिन जो है इसकी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास C51 H98 O6, और यहाँ पर हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है, हमारे पास O2
और यहाँ पर CO2 का मतलब है, ठीक है। हम जानते हैं कि आर क्यू वैल्यू जो है हमारे पास CO2 इवोल्व कितनी हुई है और O2 कितनी है, यूज हुई है। तो हमारे पास जो इवोल्व हुई है वो कितनी हुई है, दैट इज 1, और ये जो यूज हुई है ऑक्सीजन वो है हमारा 145, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग बात करें दैट इज CO2, दिस इज O2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.7। तो ये इसकी RQ वैल्यू है। इसी तरह से किसी भी फैट की, किसी भी प्रोटीन की या किसी भी मॉलिक्यूल का जो ब्रेकडाउन होना है, ब्रेकडाउन होने के बाद जितनी CO2 निकल रही है और कितनी ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम हो रही है, उसको देखकर हम लोग उसके R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द R की वैल्यू, व्हाट इज द नीड ऑफ द RQ वैल्यू। ओके, अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक जो बात कर रहे थे जिसमें हमारे पास ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज की RQ वैल्यू आई थी 1। अगर किसी भी RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा रहती है, जिसमें क्या है कि CO2 1 जब आई तो हमारे पास CO2 और O2 का जो रेशो है वो बिल्कुल इक्वल था, यानी जितनी कंज्यूम हो रही थी उतनी ही फॉर्म्ड हो रही है। तो जब दोनों इक्वल से हैं तो ज़्यादा नुकसान और फ़ायदे की बात नहीं कह सकते। या और है, अगर प्लस में वैल्यू होती, प्लस में कब होगा, डेफिनेटली प्लस में तब होगा जब, कहने का मतलब CO2 ज़्यादा इवोल्व होगी और ऑक्सीजन क्या है, कंज्यूम कम होगी, डेफिनेटली तभी होगा ना। और इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम कम हो रही है और CO2 जो ज़्यादा रिलीज हो रही है। अगर O2 कंज्यूम कम हो रही है, ठीक है ना, O2 कंज्यूम कम हो रही है तो वो डेफिनेटली वो है अच्छा सोर्स होगा किसका, एनर्जी का, जिससे क्या है कि वो कम ऑक्सीजन लेकर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। इन द केस ऑफ अगर O2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो डेफिनेटली 1 से कम आएगी, जैसा कि यहाँ पर आपने को दिख रहा है 0.7 आ रहा है। तो ये जो है उतना बेटर सोर्स नहीं है जितना कि बाकी मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है या 1 से ज़्यादा है, उनके मुकाबले ये सोर्स क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दैट इज द R की वैल्यू ऑफ द रेस्पिरेशन क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से यह हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। और इसके बाद जो है मैं रेस्पिरेशन के बारे में एक बार फिर आप लोगों को पूरे चैप्टर के बारे में ये बता दूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में किया क्या क्या है और इस चैप्टर का मोटिव या इस चैप्टर का प्रोसेस क्या रहा है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने देखें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसमें लगभग हमें 8 ATP का बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। इस पूरे एंटायर प्रोसेस में हमें 8 ATP का बेनिफिट हुआ जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड जो है ये कहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दैट इज इन साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में एंटर होता है, दैट इज एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। आगे का जो प्रोसेस है ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये किस में, ओके, एसिटाइल को एंजाइम में। और जो एसिटाइल को एंजाइम है ये जो है वो किस में गया, क्रेब साइकिल में, है ना। और ये जो एंटायर प्रोसेस है वो कहाँ पर हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और इसमें जो हमारे पास जो टोटल है वो 30 ATP का बेनिफिट हुआ, 30 ATP जो है इसमें हमारे पास टोटल बने। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिटाइल को एंजाइम क्रैब साइकिल में एंटर हुआ और क्रैब साइकिल जो है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स वाई अब यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, दिस प्रोसेस, ठीक है, क्रैब साइकिल। तो जो क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हो रही है ये कहाँ पर हो रहा है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। पावर हाउस ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है रेस्पिरेशन। बट अगर आप लोग देखेंगे, अगर इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी है कि ये तो इस चैप्टर में हम लोगों ने किया ही है, साथ में एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं हुई है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई है किन मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दैट इज NADH+H FADH2 और जो हमारे पास FADH2 और उसके बाद जो हमारे पास है GTP। ओके, ये जो है एनर्जी मॉलिक्यूल थे जो कि प्रोड्यूस हुए। ओके, GTP तो डायरेक्टली वी कैन से दैट इज कन्वर्ट इनटू ATP, बट दिस मॉलिक्यूल कांट प्रोड्यूस डायरेक्टली एनर्जी बिकॉज दे हैव टू एंटर इन अनदर प्रोसेस, जो कि हम लोगों ने किया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर दो बातें हुई, एक तो हमारे पास H2O बना और दूसरी हमारे पास ATP बनी, ठीक है ना। ATP, ये दोनों प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हुए, जो ETS के अंदर। तो ये जो हमारे रेस्पिरेशन का पूरा एंटायर प्रोसेस था, जो टोटल प्रोसेस है, जिसके कारण जो है ATP और ये प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ATP फॉर्मेशन जो हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ATP प्रोसेस और कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ओके, और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस टोटल हो रही है, और जिसमें ETS के अंदर जो है हमारे पास ATP और H2O की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारे पास प्रोसेस है वो है हमारे पास रेस्पिरेशन का, जिसमें हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है। आप लोग इसे देखिए, और इसके अंदर जैसे भी कोई सिंपल प्रॉब्लम रहती है या और होती है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल टू यू, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू अ CO2 and H2O, okay, and with energy, the total process called the respiration. This is called a cellular respiration. एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया कि ये तब होता है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब एक्सेंस में वर्क करता है तो उसमें हम लोग देखते हैं दैट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन या एनोरबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जिससे जो है प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड, ओके, एंड एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और बहुत थोड़ी मात्रा के अंदर लगभग 2 ATP, वो थोड़ी मात्रा के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी जो है, ओके, और लैक्टिक एसिड ये भी जो है बैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरिया और स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर लैक्टिक फॉर्मेशन होती है, बट वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, या हम ये नहीं कह सकते कि वो रेगुलर ही होती है, वो उस कंडीशंस में होती है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं या बहुत दिनों के बाद काम करते हैं या काम नहीं करते हैं और एकदम हमें भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उस कंडीशन के अंदर हमारे जो पैर हैं या और हैं वो उतनी ऑक्सीजन के आदी नहीं होते हैं जितनी कि ब्रेन उनको दे रहा होता है। ब्रेन जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से सबको ऑक्सीजन बांटता है, और उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी एरोबिक या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है जिससे कि इनफ मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो नहीं हो पाता, और इस कंडीशन के अंदर वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन शो कर देते हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और वो लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है, जिससे क्या है कि हमें थोड़ा पेन भी महसूस होता है। बट अगर बहुत सारे लोग जब रेगुलर ये काम करने लग जाते हैं
तो बॉडी का ब्रेन समझ जाता है कि इस पर्सन को या इस बॉडी को जो है रेगुलर एनर्जी की ज़रूरत है, रेगुलर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब वो उसको इन मात्रा में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होने देता है। तो देखिए ब्रेन जो है हमारे पास पूरे सिस्टम का कंट्रोलर है और किसको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होनी है, वो सारी के सारी सिस्टमेटिक ढंग से बांटता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है इसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। नॉट इवन इन अ प्लांट, एनिमल में भी यही होता है। और जिसे हम लोग ये सांस लेना छोड़ना, दैट इज द ब्रीथिंग, ओके, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग टू अ प्लांट, जो कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेज जिसे हम कहते हैं, उसे हम लोग रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास सेल के अंदर ही हैपन हो पाता है, जिससे कि ये प्रोड्यूस होती है। थैंक यू। तो हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है।